प्रधानमंत्री के तौर पर अगर कोई व्यक्ति दावा करे कि 70,000 करोड़ का घोटाला अमुक व्यक्ति ने किया है और दूसरे ही दिन उस व्यक्ति को गठबंधन में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो आप इससे किस बात का अंदाजा? क्योंकि 3-3 किस्तें उनके खाते में जा चुकी है। ये गोगो क्या होता है भैया? गोगो मतलब जाओ जाओ, गोगो। झारखंड में चुनाव आप जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। तो यही दावा तो हरियाणा में भी कर रहे थे। नहीं, दावा कर रहे थे तो चुनाव में नफा नुकसान होता। आज की कैबिनेट बैठक में शामिल होने से पहले एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि हम पे भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था, हमने इनकार कर दिया और यह छापामारी इसी का नतीजा है। भाजपा के सियासतदानों का क्या कहना? सियासत की रवादारी तो खूब समझते हैं, रोजा रखते नहीं, अफ्तारी मगर खूब समझते हैं, और कहने पे आए तो कुछ भी कह डालें, क्योंकि हाथ से जन्नत भी न गई और रिंद के रिंद रहे। क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं अमित शाह? क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं नरेंद्र मोदी? तो बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पे आप अमित शाह से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग कर रहे हैं। इस बार मिथिलेश ठाकुर ने ईडी पर दबाव बढ़ाते हुए या बचाव में कहा है कि ईडी को जो इस छापेमारी में कुछ भी मिला है उसे सार्वजनिक करनी चाहिए। सवाल तो यही है ना? नहीं, सवाल इफ अगर बट, लेकिन वाट माने क्या तो चलेगा नहीं। चीत भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप। कंफ्यूज्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कल तक जिस बाबूलाल मरांडी को भारतीय जनता पार्टी जो है फ्यूज बल्ब बताया करती थी, उसी फ्यूज बल्ब के जरिए झारखंड में रोशनी का भरोसा कर रही। तो फिर अब तक चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं हो? नहीं, उम्मीदवार तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया क्या? आजसू ने घोषणा कर दिया। हर सवाल आप इंडिया गठबंधन के लोगों से ही क्यों पूछना चाहते हैं आप, मीडिया के लोग? से बाहरी प्रभारी को लाया गया जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में आदिवासी के ऊपर मूत्र त्याग करवाया जाता है, जिसका नाम व्यापम घोटाले से जुड़ा हुआ है। बताइए कि कांग्रेस आज अपने को झारखंड में किस मुकाम पे पाती है? और क्या वह 31 या 32 सीटें लेकर के 25 सीटें जीतने की सियासी कुवत रखती है? बिल्कुल। राजनीतिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, उसमें आप सहयोगी की भूमिका ना अदा करें, ये मेरा विनम्र निवेदन होगा आपसे। मीडिया के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि घुसपैठ का विषय कितना गंभीर है, और आज असम में बताना चाहिए ना इन्हीं हिमंता बिस्वा शर्मा को कि घुसपैठ की क्या स्थिति है। योजना है, इससे इंडिया गठबंधन के लोग इतने खफा क्यों हैं? उनके कार्यकर्ताओं को फॉर्म तक भरने नहीं दिया जा रहा है। यही डेमोक्रेसी है क्या इंडिया गठबंधन की? क्या पब्लिक को मूर्ख बनाने दिया जाए? आप सरकार में आते तब आप फॉर्म लेके जाते ना। नमस्कार, जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। सियासतनामा के इस नए अंक में आज हमारे साथ हैं राजीव रंजन जी। राजीव रंजन जी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के एक मेंबर हैं। इसके साथ ही हालिया जो विधानसभा चुनाव झारखंड में होने जा रहा है और विधानसभा चुनाव का जो संग्राम चल रहा है, उस संग्राम के बीच इनका नाम रांची विधानसभा से काफ़ी तेजी से उछल रहा है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा तेज है कि कांग्रेस की ओर से जिस 3 नाम को भेजा गया है उसमें एक नाम राजीव रंजन जी का भी है। तो विधानसभा चुनाव की जो समीकरण है और खासकर रांची का हो तो हम समझेंगे ही, लेकिन झारखंड का जो सियासी परिदृश्य है राजीव रंजन जी से हमें उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया हमें। जी धन्यवाद, बहुत आपका धन्यवाद कि आपने मुझे चर्चा के लिए यहाँ आमंत्रित किया है। सर, इसके पहले कि रांची विधानसभा में जो आपकी संभावित दावेदारी है और 3 जो नाम गए हैं उसमें एक नाम भी आपका तेजी से उछला है, उस पर चर्चा करूं। आपको मैं करेक्ट कर दूं। देखिए, जहाँ तक दावेदारी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक कार्यकर्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता अगर सार्वजनिक जीवन में राजनीति के क्षेत्र में है तो स्वाभाविक है कि उसकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी रहती है। और ऐसे ये भेजा गया वाला जो है इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। अभी किसी का नाम कहीं भेजा नहीं गया है, अंडर प्रोसीज्योर है। स्क्रीनिंग कमेटी के लोग आए थे और निश्चित रूप से 27 लोगों ने रांची विधानसभा से दावेदारी की।
प्रमुखता से मेरा नाम मैंने दावेदारी की है। अब ये तो फैसला पार्टी को पार्टी लेना है। अला कमान को हाँ, तो इसलिए भेजा गया वाला में थोड़ी नहीं, वो 3 नाम उछल रहा था, उसमें एक नाम नहीं, आपका भी ठीक है, वो नाम आना स्वाभाविक दरअसल है। उस चीज को हम समझेंगे। विधानसभा में का जो चुनाव है और खासकर रांची विधानसभा का, और रांची में कांग्रेस कितना मजबूत तरीके से अपने दावेदारी को रख रही है, इस चीज़ों को भी हम समझेंगे। लेकिन आज की एक बड़ी खबर है, ठीक विधानसभा चुनाव के पहले पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के जो पीएस हैं हरेंद्र सिंह और उनके भाई विनय ठाकुर के साथ ही मिथिलेश ठाकुर के जो चायवासा आवास है उस पर ईडी की छापेमारी शुरू हो चुकी है। और मिथिलेश ठाकुर ने आज की कैबिनेट बैठक में शामिल होने से पहले एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि चूंकि हम पे भाजपा में शामिल होने का दबाव बनाया जा रहा था, हमने इनकार कर दिया और यह छापेमारी इसी का नतीजा है। आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, ये कोई नया विषय नहीं है। झारखंड या देश के अंदर जहाँ भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ के लोगों को इस प्रकार की चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ता है। जो लोग गैर भाजपा शासित प्रदेश में रहते हैं, जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनकी छवि को किस प्रकार से दागदार किया जाए, ये प्रयास लगातार चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला तो सार्वजनिक है। और जैसे ही लोग भाजपा में चले जाते हैं, एक प्रधानमंत्री के तौर पर अगर कोई व्यक्ति दावा करे कि 70,000 करोड़ का घोटाला अमुक व्यक्ति ने किया है और दूसरे ही दिन उस व्यक्ति को गठबंधन में शामिल करके उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, तो आप इससे किस बात का अंदाज़ा लगाते हैं? तो अगर मिथिलेश ठाकुर जी ने कुछ दावा किया है तो स्वाभाविक है उनके दावे में कुछ दम होगा। मैं उस विषय पर तो ज़्यादा बयान दूंगा नहीं, चूँकि वो उनका व्यक्तिगत बयान है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पहले कांग्रेस कोटे से जो मंत्री थे आलमगीर आलम, ग्रामीण विकास विभाग देख रहे थे, उनके आवास पर भी, उनके पीएस के आवास पर भी छापेमारी हुई थी और एक बड़ी राशि मिली थी। इस बार मिथिलेश ठाकुर ने ईडी पर दबाव बढ़ाते हुए या बचाव में कहा है कि ईडी को जो इस छापेमारी में कुछ भी मिला है उसे सार्वजनिक करनी चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से उनके पीएस के यहाँ छापेमारी हुई है या उनके कथित जो बताया जा रहा है आवास पर छापेमारी हुई है, तो स्वाभाविक है कि उनकी जो दावेदारी है या वो जो कह रहे हैं उसको ईडी को सार्वजनिक करना चाहिए कि किस इसका मतलब कि आप इस छापेमारी को एक पॉलिटिकल एंगल से भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। स्वाभाविक है। आप देखें कि जब से ये सरकार बनी है, राज्य में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार बनी, किस प्रकार से पहले कोरोना की विभीषिका से जूझने का काम किया गया। एक बहुत बड़ा चुनौती था कि लोगों की जीवन और जीविका दोनों की रक्षा की जाए। किस प्रकार से यहाँ उस विषय में अगर आप कहेंगे तो देश और दुनिया ने देखा कि मौजूदा झारखंड सरकार ने जीवन और जीविका दोनों बचाते हुए बेहतरीन काम किया, जिसकी लोगों ने तारीफ की। जो लोग हवाई चप्पल नहीं पहनते थे, ये अलग बात है कि सबका साथ सबका विकास की दावेदारी करने वाले लोग इस बात का दावा करते नहीं थकते थे, लेकिन इस सरकार ने करके दिखा दिया कि जो लोग हवाई चप्पल नहीं पहनते थे उनको हवाई जहाज से वापस लाने का काम किया और प्रदेश के अंदर राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको रोजगार के अवसर भी प्रदान करने का काम किया। यहाँ रोजगार सृजन को लेकर के सरकार काम कर रही है। तो ये तो कोई एक तरफ आप सर हेमंत सरकार के कसीदे पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ खबर यह है सियासी गलियारों में कि इस बार कांग्रेस की सीटों पर कैंची चलाई जाने वाली है। हरियाणा का जो चुनावी परिणाम आया और जिस तरह से पूरा देश का जो मीडिया था यह क्या दावा कर रहा था कि कांग्रेस जीतने जा रही है, कांग्रेस जीतने नहीं जा रही है, बम्पर वोट से जीतने जा रही है। उसके बाद जो हार आया, दावा यह किया जाता है कि कांग्रेस की जो हार हुई है दरअसल वह कांग्रेस के मिसमैनेजमेंट का हिस्सा है। कांग्रेस के 34 ऐसे उम्मीदवार थे, 34 ऐसी सीट है जहां कांग्रेस के बागी उम्मीदवारों ने खेल बिगाड़ा और कई ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस का जो बागी उम्मीदवार था कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार से ज़्यादा सीट पाया। तो दावा यह है कि उसी हरियाणा के परिणाम से सीख लेते हुए कांग्रेस की सीटों में कटौती की जा रही है और 25 से अधिक सीटें कांग्रेस के हिस्से में नहीं जाने वाली है। नहीं, मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। आप देखें कि दोनों राज्यों की राजनीतिक परिदृश्य बिल्कुल अलग है।
अलहदा है। और हाल ही में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी धर्मपत्नी जो गांडे से विधायक भी हैं, वो हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व से जा कर के उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की है। तमाम चीज़ों पर चर्चा भी हुई है, राजनीतिक गुनागणित पर भी चर्चा होती है जब हम गठबंधन के अंदर हैं। बहुत जल्द आप देखेंगे कि राहुल जी का भी दौरा प्रस्तावित है, संभवतः 19 तारीख को। तो बहुत जल्द दोनों दलों या गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन के अंदर जो भी दल शामिल हैं, उनके नेतृत्व के स्तर पर प्रदेश के नेतृत्व के साथ बैठक होगी और तमाम चीज़ों को क्लियर कर लिया जाएगा। अभी ऐसा कहना हाइपोथेटिकल होगा कि हमारी सीटें कम करने की उम्मीद है, कहीं चीज़ चलाई जाएगी। ये तो राजनीति में कयास लगाने का लोग लगाते रहते हैं, लेकिन जो हमारी दावेदारी है बिल्कुल स्वाभाविक है और हमने सरजमीन पर काम किया है। राज्य के अंदर अगर मौजूदा इंडिया गठबंधन की सरकार बेहतरीन काम कर रही है तो उसमें कांग्रेस का भी योगदान है। वो तो ठीक है, पर चूंकि आपने उसी मीटिंग की बात की है जो कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन मुलाकात करने गए थे राहुल गांधी के सियासी गलियारों में, तो उसके बाद ही यह चर्चा तेज हुई कि कैंची चलने वाली है। खैर हम उस चीज़ों को छोड़ते हैं। आप ये बताइए कि कांग्रेस आज अपने को झारखंड में किस मुकाम पे पाती है और क्या वह 31 या 32 सीटें लेकर के 25 सीटें जीतने की सियासी कुव्वत रखती है? बिल्कुल, हमने इसको करके दिखाया है पिछले विधानसभा चुनाव में भी, विधानसभा में और इस विधानसभा चुनाव में भी। आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, जमीन पर जाने के बाद आपको ये बात मालूम होगी कि कांग्रेस ने जिस प्रकार से जनमुद्दों को लेकर के सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया है और साथ ही साथ केंद्र सरकार की हर गलत नीतियों का सड़क से लेकर के सदन तक विरोध किया है। इस बात को लेकर के जनता स्वतः स्फूर्त कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित है झारखंड के अंदर, और हम बेहतरीन तरीके से चुनाव में बहुत बेहतर रिजल्ट हम लोग लेकर के आ रहे हैं और इंडिया गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ पुनरावृत्ति की ओर बढ़ रही है। यदि हम पिछले विधानसभा की बात करें, आपने 30-31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जीत हुई थी 16 पर, जेएमएम लड़ा 43 सीटों पर, जीत हो गई 30। मैं आपको बताता चलूं कि विधानसभा के अंदर मात्र 1-2% वोटों के अंतर से ही सीटों के गुनागणित में बहुत भारी फेरबदल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले बार हम लोग जो है 50% पे ही सिमट गए थे, लेकिन अगर आप पूरे चीज़ों का आकलन करेंगे तो आज जो लोकसभा के अंदर भी जो विजय मिली है, 5 सीटों पर इंडिया गठबंधन ने जो चुनाव जीता है, तो वो हमारी सीटें हैं। हमारी सीटों में जो इजाफा है वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। और आज राज्य के अंदर सरकार की चाहे सर्वजन पेंशन योजना हो, ओल्ड पेंशन स्कीम हो या मैया सम्मान योजना हो, ऐसी योजनाओं को लेकर के, किसानों की ऋण माफ़ी की योजना हो, इसको लेकर के कांग्रेस ने बेहतरीन काम किया है। राज्य सरकार के अंदर में लगातार जो सरकार की योजनाओं को सरजमीन पर उतारने का काम हुआ है वो कांग्रेस के सहयोग से ही हुआ है। इसलिए कांग्रेस को कोई ये इस बात के मुगालते में न रहे कि कांग्रेस आज कहीं पीछे नजर आने वाली है। कांग्रेस साना बसाना चल रही है और बहुत बेहतरीन तरीके से इंडिया गठबंधन के जीत में अपनी भूमिका अदा करेगी। गठबंधन के अंदर सब कुशल क्षेम है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं कोई इफ बट वाला मामला नहीं है। आप देखें कि लगातार गठबंधन के साथी एक साथ मिलकर के साझा तरीके से काम कर रहे हैं। तो फिर अब तक चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा क्यों नहीं हो रही? उम्मीदवार तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया क्या? आजसू ने घोषणा कर दिया। हर सवाल आप इंडिया गठबंधन के लोगों से ही क्यों पूछना चाहते हैं आप मीडिया के लोग? देखिए, चुनाव की घोषणा होने दीजिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अभी तमाम पार्टियों में बैठकों का दौर जारी है। इन तमाम चीज़ों पे मंथन हो रहा है। मंथन होने के बाद चीज़ें जब आएंगी तो हम आपको सार्वजनिक तौर पर आमंत्रित करके सीटों का और उम्मीदवारों का भी ऐलान करेंगे। मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं कि 2019 के बनिस्बत में इस बार चुनौती आपके लिए ज़्यादा गंभीर है। हेमंत बिश्व शर्मा मोर्चा संभाल चुके हैं, शिवराज सिंह मोर्चा संभाले हुए हैं और देश 5-5 सीएम आपके खिलाफ चुनाव में लड़ रहे हैं इस बार। पूरी ताकत लगाने के बावजूद किन लोगों के भरोसे लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी? कंफ्यूज्ड पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। कल तक जिस बाबूलाल मरांडी को
भारतीय जनता पार्टी जो है फ्यूज बल्ब बताया करती थी, उसी फ्यूज बल्ब के जरिए झारखंड में रोशनी का भरोसा कर रही है। एक आदिवासी मूलवासी बहुल राज्य में ऐसे बाहरी प्रभारी को लाया गया जिनके मुख्यमंत्रित्व काल में आदिवासी के ऊपर मूत्र त्याग करवाया जाता है, जिसका नाम व्यापम घोटाले से जुड़ा हुआ है। एक ऐसे मुख्यमंत्री को यहाँ राजनीतिक टूरिज्म में लगाया गया है जिनके यहाँ खुद ट्राइबल का दर्जा दिलाने में अब तक वो नाकामयाब रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा टी मजदूरों की बात एकदम टी गार्डन लेबरर्स के रूप में आज भी चिन्हित है। तो किस प्रकार से जनता जानती है, ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है। तो जनता तो यह भी जानती है ना कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ जो है चरम पर है और इसमें जेएमएम के नेताओं का हाथ है। ये गलत, यह मेरा दावा नहीं है। नहीं, ये गलत आरोप है। ये भारतीय जनता पार्टी, वो मैं कहता हूं बार बार इस बात को आपके चैनल में भी दोहरा दूंगा कि भाजपा के सियासतदानों का क्या कहना, सियासत की रवादारी तो खूब समझते हैं, रोजा रखते नहीं, अफ्तारी मगर खूब समझते हैं, और कहने पे आए तो कुछ भी कह डालें क्योंकि हाथ से जन्नत भी न गई और रिंद के रिंद रहे। यही हालत है भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूछना चाहता हूं कि देश के अंदर अगर घुसपैठ हो रहा है तो आप 10 साल से सत्ता और शासन संभाल रहे हैं, आपकी जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या? आप केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सवाल क्यों नहीं करते हैं? ये जिम्मेवारी किसकी है? अगर उसको कोई पहचान पत्र भी निर्गत किया जा रहा है तो केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा निर्गत किया जा रहा है। ये सवाल स्टेट की भी जिम्मेवारी होती है ना? होती है, स्टेट की जिम्मेवारी होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने जब आरोप लगाया तो आप अपने सूत्रों के माध्यम से इस बात का भी तस्दीक करवा लीजिएगा कि जब जिले के अंदर कमेटी बनाई प्रशासन ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों को शुमार किया गया, और जब वहां उन्होंने सरजमीन पर जाकर के काम किया तो वहां उन्होंने इनकार किया है कि यहाँ कोई घुसपैठ नहीं है। तो घुसपैठ का अगर कोई दावा है, हम कोई घुसपैठ के समर्थक नहीं है, लेकिन घुसपैठ रोकने की जिम्मेवारी किसकी है? प्रधानमंत्री की, केंद्रीय मंत्री की, गृह मंत्री की, स्टेट की भी है। स्टेट की भी है, तो साझा है। ये पूरी जिम्मेवारी भारत सरकार की होती है। अगर बॉर्डर से कोई क्रॉस इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है तो आप इस बात का दावा स्टेट के ऊपर नहीं मत्थे मड़ सकते। राजनीतिक ध्रुवीकरण कराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, उसमें आप सहयोगी की भूमिका ना अदा करें, ये मेरा विनम्र निवेदन होगा आपसे। मीडिया के लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा कि घुसपैठ का विषय कितना गंभीर है, और आज असम में बताना चाहिए ना इन्हीं हेमंता बिस्वा शर्मा को कि घुसपैठ की क्या स्थिति है। आज झारखंड में आकर के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, असम में क्या हालत है उनको बताना चाहिए। देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा घुसपैठ है किसी राज्य में तो असम में है, इसलिए तो पीड़ित हैं तो अपने राज्य में वो बचा नहीं पा रहे हैं। आकर के राजनीतिक यहाँ कम से कम आपको गुड सलाह तो दे रहे हैं। सलाह दे रहे हैं तो सलाह पे काम होगा, काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसी 5 वर्ष 4.5 वर्षों में इन्फिल्ट्रेशन हो गया। 12 साल से आप क्या कर रहे थे? 11 साल से आप सत्ता और शासन में। अच्छा, क्यों घुसपैठ हुआ? इसकी जवाबदारी कौन तय करेगा? क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं अमित शाह? क्यों नहीं इस्तीफा देते हैं नरेंद्र मोदी? तो बांग्लादेशी घुसपैठ के सवाल पे आप अमित शाह से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल मांग कर रहे हैं। नाकामयाब अपने गृह मंत्री की अकर्मण्यता को छुपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों के द्वारा इंडिया गठबंधन की सत्ता सरकार पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं। सिर्फ वोट के लाभ के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण कराने का जो प्रयास हो रहा है, झारखंड की जनता बहुत सजग है। झारखंड में चुनाव आप जीतने जा रहे हैं? बिल्कुल जीतेंगे। तो यही दावा तो हरियाणा में भी कर रहे थे। नहीं, दावा कर रहे थे तो चुनाव में नफा नुकसान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक चुनाव हार गए तो हम सब चुनाव हार गए। जम्मू कश्मीर में हम जीते तो उस पर आपका कोई प्रश्न नहीं आया। जम्मू कश्मीर में भी आपकी सीटें कमी है। मैंने सीटें कमी है, सरकार हम बनाए हैं ना गठबंधन के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सहयोग से। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी हम लोग सहयोग में हैं। तो सवाल तो यही है ना। नहीं, सवाल इफ अगर बट, लेकिन वाट माने क्या तो चलेगा नहीं। चीत भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का, ये तो चलने वाला नहीं है। एक चीज बताइए आप, जो भाजपा का गोगो सम्मान योजना है, गोगो दीदी योजना है, इससे इंडिया गठबंधन के लोग इतने खफा क्यों हैं? उनके कार्यकर्ताओं को फॉर्म तक भरने नहीं दिया जा रहा है। यही डेमोक्रेसी है क्या इंडिया गठबंधन की? क्या पब्लिक को मूर्ख बनाने दिया जाए? आप सरकार में आते तब आप फॉर्म लेके जाते ना। आप जब सम्मान योजना चलाते हैं तब और ठीक है। नहीं, तो हम सरकार में हैं, ये हमारी जिम्मेवारी है।
और हम दे रहे हैं, 3-3 किस्त जा चुका है। आप दोनों योजनाओं को समान रूप से कैसे आप ये करेंगे? तो चुनाव के बाद योजना जारी रहेगी, इसका तो गारंटी है। बिल्कुल, हम सत्ता में लौट रहे हैं, इससे बेहतरीन तरीके से इसको संचालित किया जाएगा। आज सवाल तो आपको उनसे करना चाहिए कि 1,36,000 करोड़ रुपया हमारा क्यों नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? कब से बकाया है? कब से बकाया है? जब से बकाया है आप जोड़ लीजिए। ये पिछले 10 वर्षों से तो बकाया है नहीं। और इसके पहले शिबू सोरेन, वो भी कोयला मंत्री रहे हैं, तब इसका भुगतान क्यों नहीं हुआ था? मैंने वही कहा ना कि अपनी सुगमता के लिए, अपनी सुविधा के लिए बयानों को बदलने में भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने माहिर हैं। आप उनके भूल भुलैया में भूलने के बजाय, जब झारखंड सरकार आज कोर्ट का भी फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया, क्यों नहीं उस पर एक्शन हो रहा है? एक चीज बताइए आप, हेमंत बिश्व शर्मा और गोगो दीदी योजना से इंडिया गठबंधन सहमा हुआ है या नहीं? सवाल ही नहीं होता है साहब सामने का। हम तो मैया सम्मान योजना लेकर के जा रहे हैं, और आप देखें कि स्वतः स्फूर्त झारखंड की मैया आज कितनी बड़ी तादाद में इन सभाओं में आ रही है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आज जिस प्रकार से मैया सम्मान योजना को लोगों को भरोसा है, क्योंकि 3-3 किस्तें उनके खाते में जा चुकी है। ये गोगो क्या होता है भैया? गोगो मतलब जाओ जाओ, गोगो किसकी को के इशारा कर रहे हैं आप? अब तो जाओ जाओ का स्थिति है ना। ये जांचे परखे हुए लोग हैं, टेस्टेड लोग हैं। काठ की हांडियां बार बार नहीं चढ़ने वाली है। झारखंड का बेड़ा गर्क अगर हुआ है तो इनके कारण हुआ है। आप देखें कि झारखंड गठन के बाद से सबसे लंबे कालखंड तक किसने सत्ता और शासन संभालने का काम किया? पर प्रधानमंत्री मोदी तो इसी झारखंड के जमशेदपुर में किस में कहते हैं कि झारखंड वो स्टेट है जहां नेता तो नेता, नेताओं के नौकर से भी पहाड़ रुपये का पहाड़ निकलता है। वो मामला सब जुडिस्ड है, मैं उस पर ज़्यादा विवेचना नहीं करूंगा। मीडिया चैनल में हम लोग बैठ करके ट्रायल नहीं कर सकते हैं। कानून अपना काम कर रहा है। अब मैंने वही कहा ना कि इनकी लॉन्ड्री में जो धुल जाते हैं वो बहुत पाक साफ हो जाते हैं। अब तो मिथिलेश ठाकुर का बयान पढ़ रहे हैं। नहीं, हम कहा कि नहीं मिथिलेश ठाकुर का बयान पढ़ेंगे, उन्होंने भी यही दावा किया है। नहीं, मैं तो पूरे भारतवर्ष में सारे प्रतिपक्ष के लोग यही कह रहे हैं कि आज जितना दबाव है वो सिर्फ और सिर्फ प्रतिपक्षियों के ऊपर है। एक चीज बताइए, कांग्रेस कितने सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है इस बार? अब इसका फैसला आला कमान जब बैठेगा, बैठक में होगा, हम आपको बुलाकर सूचना क्या दे सीटों की अदला बदली की भी बात अंदर खाने चल रही है? अब वो तो एक एक सीट पर बैठ के बात होगी। मांडू विधानसभा में आपने जेपी पटेल को लाया था, चुनावी अखाड़े में उतारा था, हार हुई। बिल्कुल। अब उनका भविष्य गर्त में है। कैसे भविष्य गर्त? जेएमएम वहां दावा ठोक रही है। दावा ठोक रही है तो हम लोग बैठक में तय करेंगे ना, कि आपके चैनल में बैठ के तय कर देंगे कि उनको टिकट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। टिकट मिल रहा है, कंफर्म कर दें। भाई हम कंफर्म करेंगे। मेरी पार्टी और जेएमएम की पार्टी, राजद की पार्टी, हमारे वामपंथी दल, ये सारे लोग बैठेंगे, सब में चर्चा होगी और एक एक सीट पर चर्चा होगी। एक चीज बताइए, वामपंथियों के शामिल होने से, मासस की बात कर रहा हूं, माले की बात कर रहा हूं, दोनों अब विलय हो चुका है, इंडिया गठबंधन को कितनी मजबूती मिली है? बहुत मजबूती मिलेगी। कोलांचल में या कोलांचल के बाहर भी? बाहर भी मिलेगी। और इकट्ठा अगर हम लड़े हैं तो उसका फायदा भी मिला है और आने वाले दिनों में भी मिलेगा, इसमें कहाँ कोई संशय है। तो कुल मिलाकर के गठबंधन के अंदर जिस खींचतान की बात सियासी गलियारों में चलती है, अंदर खाने वैसा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। ये सारे ख्याली पकाओ हैं, बस इसको फैलाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के द्वारा। अपनी बातें तो करते नहीं। आज अगर सब कुछ ठीक रहता तो नए नए गठबंधन के साथी क्यों ढूंढे जा रहे हैं? क्यों जदयू को शामिल कराया गया झारखंड के अंदर? अच्छा, एक चीज क्यों आजसू की सीटें कम की गई? एक ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिए, बेहद ईमानदारी से। भाजपा की सबसे मजबूत कड़ी और सबसे कमजोर कड़ी क्या है? भाजपा की मजबूत कड़ी वो बताएंगे। हम तो बता रहे हैं कि पूरी तरह से झारखंड का बेड़ा गर्क करने का अगर किसी को जिम्मेवार माना जाएगा, कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी होता है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। ऐसे लोगों ने झारखंड में लंबे कालखंड तक सत्ता और शासन संभाला है और झारखंड का बेड़ा गर्क कर दिया, कीचड़ बना करके रख दिया। वो तो इंडिया गठबंधन अच्छा सवाल, कीचड़ को साफ करने का काम कर रहे हैं। इसीलिए तो कमल खिलने वाला है। नहीं, कमल नहीं खिलेगा ना, कीचड़ साफ हो चुका है, आप चिंता ना करें। कीचड़ साफ हो चुका है।
अच्छा एक चीज बताइए, भाजपा का जो कमजोर मजबूत कड़ी है बताने से तो इनकार कर गए हैं। झारखंड में कांग्रेस की सबसे मजबूत कड़ी क्या है और सबसे कमजोर कड़ी क्या है? झारखंड में कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के अन्य साथी दल हैं, हम जनता के मुद्दों को लेकर के काम करते हैं। हमने जनता के सवालों से कभी भी अपनी चीज़ों को, नज़रों को चुराने का काम नहीं किया। यहाँ के लोगों के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ी, यहाँ के लोगों के सवालों को लेकर के काम कर रहे हैं, किसानों की ऋण माफी को लेकर के काम कर रहे हैं, एक चीज बताइए, हम कर्मचारियों की योजनाओं को लेकर के काम कर रहे हैं। एक चीज बताइए, आदि कांग्रेस के हिस्से में 33 सीट जाती है, 32 सीट जाती है और 25 से 26 सीटों पर या 30 सीटों पे जीत मिलती है, तो क्या सीएम का जो चेहरा होगा रोटेशन के आधार पे होगा? नहीं, इस पर मैं बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। इस पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व क्या फैसला तो क्या करेगा। मानेंगे कांग्रेस झारखंड में अपना सीएम देखने का सपना भी छोड़ चुका है? ये मैं तो बताने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। हम गठबंधन में हैं, तमाम चीज़ों को पार्टी नेतृत्व तय करेगा, हमारा आला कमान तय करेगा, प्रदेश का नेतृत्व तय करेगा। इस पर कोई भी बयान मैं नहीं दूंगा। चलिए एक चीज बताइए, रांची विधानसभा से जो 3 नाम उछल रहे हैं उसमें एक नाम आपका भी है कांग्रेस की ओर से। अब ये आप सीपी सिंह आदि होते हैं, हम आदि कर रहे हैं, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, आदि कांग्रेस आपके नाम पर मुहर लगाती है तो सीपी सिंह का जो कारनामा 1996 से बढ़ता चला आ रहा है और यदि भाजपा उन्हें ही चुनावी अखाड़े में उतारती है तो आप कितनी मजबूत चुनौती दे पाइएगा? जनता उन्हें चुनौती देने के लिए तैयार बैठी है। इस बार इतने लंबे कालखंड तक रांची विधानसभा में जिन्होंने प्रतिनिधित्व करने का काम किया, मंत्री रहे, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लेकिन हालात क्या है? राजधानी में आज ट्रैफिक की समस्या जस की तस है। ड्रेनेज सीवरेज की अगर चर्चा कर लें तो आज थोड़ी सी बरसात होती है तो जनता जो है लबालब पानी का नज़ारा देखती है। किस प्रकार से पेयजल की उपलब्धता की कमी का रोना रोया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति इन बुनियादी सवालों को लेकर के भी आज इतने लंबे समय तक अपनी जनता को संतुष्ट नहीं कर पाया है तो स्वाभाविक है कि कब तक, अब ये तो मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बोल रहे हैं कि कब तक, आखिर कब तक। भाजपा के कार्यकर्ताओं के जो सवाल उमड़ रहे हैं उसमें आप अपनी गुंजाइश देख रहे हैं क्या? नहीं, मेरी गुंजाइश क्या है? मैं तो कह रहा हूं कि झारखंड की जनता, रांची की जनता तैयार बैठी है। इस बार आईना दिखा देगी इनको। रांची के जनता तो 1996 तक तैयार बैठी है और सीपी सिंह बार निर्वाचित हो रहे हैं। बार मैंने वही कहा कि काठ की आंडी बार नहीं चढ़ती है। 6 बार चढ़ चुकी है। चढ़ चुकी है, इस बार नहीं चढ़ेगी, आप चिंता ना करें। जो भी हमारा उम्मीदवार होगा, घोषित प्रत्याशी होगा इंडिया गठबंधन का, एक चीज बताइए, आज ही आप चुनाव लड़ते हैं, कांग्रेस आपको टिकट देती है, सब कुछ हाइपोथेटिकल है और आज ही जीत जाते हैं, तो रांची के 5 ऐसी सौगात आप क्या दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले जो बुनियादी सवाल है, यहाँ ड्रेनेज और सीवरेज की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, उसको सुव्यवस्थित किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से सड़कों के जाल को ठीक किया जाए। जो बड़े बड़े इन्होंने टंकियां बनाने का काम किया लेकिन पीने का पानी आज तक उपलब्ध नहीं करवा पाए। इन बुनियादी सवालों को लेकर के काम करने की आवश्यकता है। लास्ट और अंतिम सवाल, हाल ही में काटा टोली फ्लाईओवर के उद्घाटन हुआ सीएम हेमंत के हाथों और हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन उस पर ड्राइव करते हुए देखे भी गए हैं और उसके बाद हमारे ही कार्यक्रम में सीपी सिंह का आगमन हुआ। सीपी सिंह ने कहा कि यह तो पूरा करप्शन का खेल हो गया। देखिए, जब ये लोग कुछ करने में नाकामयाब रहते हैं, नहीं वहां यहां तक कहा उन्होंने कि माल रघुवर का हेमंत खेले है होली। क्यों नहीं बनवा लिया था सड़क? इसलिए क्यों नहीं बना था पुल? इसलिए कि उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। नहीं, कार्यकाल तो 5 साल का था ना। रघुवर जी तो पूरे 5 वर्षों तक शासन करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने थे। क्यों नहीं बन गया था? इच्छा शक्ति की कमी थी। करप्शन में कौन लोग शामिल थे? शिलान्यास तो उसी वक्त हुआ था। शिलान्यास करने से क्या हो गया? हमको डिबार करना पड़ा जो एजेंसी थी, फिर से उसको काम निकाल करके। और कितने सरकार की सजगता का प्रमाण है कि इतने कम कालखंड में पुल का उद्घाटन हो गया। तो सीपी सिंह तो कह रहे हैं कि उसमें बम्बलिंग हो रही है, गाड़ी उछल रहा है। हेमंत सोरेन की गाड़ी भी उछली थी। सब कुछ दिखेगा उनको।
जो नाली बनवाए थे ना नगर विकास मंत्री, पहले आप देखेंगे, आप भी तो रांची में रहे होंगे, बरसात का पानी कभी रुकता नहीं था। आज वाटर लॉगिंग की समस्या जो है सबसे बड़ी समस्या बन करके रांची में आ रही है। रांची में कभी सुना था कि लोग डूब जा रहे हैं, नाले के पानी में बह जा रहा है लोग? आधे घंटे के अंदर पानी साफ हो जाता था पठारी क्षेत्र होने के कारण। आज क्यों? जो कंक्रीटीकरण किया गया, जिस प्रकार से तालाबों का जो सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट हुआ भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, और उसका कारण है कि और वाटर रिचार्ज नहीं हो पा रहा है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की, वो उसी को लेकर के है। तो इन सवालों का जवाब देना चाहिए ना सीपी सिंह को, क्यों नहीं देते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, यदि इसी तरह के वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें।